हेलो, वेलकम बैक एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपका ये जो साल है बहुत ज़्यादा अच्छा निकले। पुराने जो सालों में जो आपने गलतियां की हैं या फिर जो अच्छा हुआ है उससे भी ज़्यादा अच्छा इस साल में हो और गलतियां कम से कम हो। ओके, और इस साल आपके लिए एक बहुत मेमोरेबल ईयर निकले आपकी पूरी लाइफ का। सो होप यू विल गेट ऑल द थिंग्स विच यू वॉन्ट इन योर लाइफ। हैप्पी न्यू ईयर अगेन। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परफेक्ट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, हम लोगों ने सीखा था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या रिकॉर्ड करता है, केवल और केवल आपका जो भी पार्ट है, कौन सा वाला, फिक्स एसेट्स से कनेक्टेड, दैट इज सेल एंड परचेज। उसके अलावा किसी भी तरीके के अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो भी इसी का पार्ट बनता है। मतलब आपने इन्वेस्ट किया पैसा तो परचेज हो गया, सेल आउट कर दी अपनी इन्वेस्टमेंट तो वो भी इसी का पार्ट है। एंड इफ यू हैव जनरेटेड एनी काइंड ऑफ इनकम ऑन योर इन्वेस्टमेंट, वो भी इसी का पार्ट है। मतलब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वाली, वो भी आप यहीं पे रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बेसिक वाला पार्ट, ताकि आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एग्जैक्टली सही तरीके से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्या क्या आपको क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। तो हम आज सीखने वाले हैं बच्चों कैश फ्लो। किससे? फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से अगर कैश फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए फॉर्मेट क्रिएट कर देता हूँ कि आप क्या क्या रिकॉर्ड करने वाले हो, कैसे कैसे बनेंगे और मैक्सिमम आइटम्स कौन कौन सी यहाँ पे डिजाइन करते हो और कौन कौन सी आइटम्स रिकॉर्ड होती हैं। तो बेटा देखो, मैक्सिमम आइटम्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर किसी भी तरीके का आपने परचेज किया, कोई भी फिक्स एसेट्स हो सकता है, कोई भी फिक्स एसेट्स, ठीक है। बट फिक्स एसेट्स में यहाँ पर परचेज और परचेज कौन सा, सभी तरीके का फिक्स एसेट्स यहाँ आप यहीं पे रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद आप किसी भी तरीके की फिक्स एसेट्स को अगर आप सेल करते हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। एक चीज ध्यान रखनी है बस आपको, एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल कभी भी सेल नहीं होती बिजनेस की, क्योंकि मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि फिक्स एसेट्स अगर आपका ओपनिंग में दे रखा है भाई 50,000 रुपये, जैसे एग्जांपल में हम लोग यहाँ लेके चलते, छोटा साइड में चलता रहेगा हमारे पास ये वाला पार्ट, कि भाई ओपनिंग डेट पे आपको क्वेश्चन में गिवन है डाटा, क्लोजिंग डेट पे आपको गिवन है, और ये हमारी सिंपल सी बैलेंस शीट ऐसे क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगी। ये हमारी होगी बैलेंस शीट। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है मशीनरी। बच्चों सर मशीनरी बेटा आपके पास ये था 10 लाख का, अब क्लोजिंग में कितना हो गया बेटा, 12 लाख रुपए का। इट मींस कि ये क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस परचेज हो गया मेरा, है ना। अब इसी तरीके से हम एक सिचुएशन और ले लेते हैं, यहाँ पर गुडविल की हम लोग बात करते हैं। तो गुडविल पहले थी मेरी 4 लाख रुपए की, अब हो गई बेटा तो ये आपकी 4.5 लाख रुपीज की, मतलब 50,000 रुपए की गुडविल इंक्रीज कर रही है। तो ये सिचुएशन बनती है मेरी परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स के लिए। बट अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं दिखाता हूं भाई, यहां पे ये कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है मेरा 3,50,000 रुपए। तो ये क्या दिखा रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो गुडविल हम क्या मानेंगे, सेल मानेंगे? नहीं, गुडविल कभी भी सेल नहीं करोगे। लॉजिकली अगर मैं इसके पीछे बात करूं तो देखो, बिजनेस आप कंटिन्यू चला रहे हो, है ना। गुडविल सेल करने का मतलब क्या होता है, आपने अपने बिजनेस को सेल आउट कर दिया, तभी तो गुडविल सेल करोगे ना आप। तो जब तक क्वेश्चन मेंशन ना करे कि आपने एक खरीदा हुआ बिजनेस सेल कर दिया है, तब तक आप उसे सेल कंसीडर नहीं करोगे। ऑलवेज कंसीडर दिस एज अ राइटिंग ऑफ। तो ये जो डिफरेंस यहां पे देख रहे हो ना, 50,000 रुपए का, इसे आप क्या मानोगे, इसे आप मानोगे गुडविल अमोर्टाइज या फिर राइटिंग ऑफ गुडविल, गुडविल रिटर्न ऑफ। अनलेस अंटिल क्वेश्चन स्पेसिफिकली ना बोल दे कि हाँ गुडविल को सेल किया गया है इस पर्टिकुलर अमाउंट में। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि भाई आपके पास स्टार्टिंग में गुडविल थी, आपने एक बिजनेस का एक छोटा सा सेगमेंट है, एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, वो सेल आउट कर दिया, तो ये पॉसिबल है। जब सेल करोगे तो क्या होगा, आपको उस पूरे बिजनेस में जो भी आपने मेहनत किया, जो भी डिपार्टमेंट आपने क्रिएट किया था, वो पूरा बेचना पड़ेगा, और बेच के कुछ तो पैसा मिल ही जाएगा ना। तो तब तक आप इसे कंसीडर नहीं करोगे जब तक ये मेंशन ना कर दे कि ये सेल ऑफ गुडविल है। अनलेस अंटिल बाय डिफॉल्ट हम इसे हमेशा क्या मानेंगे, गुडविल राइटिंग ऑफ। क्लियर? ठीक है। और ये केवल और केवल गुडविल के केस में होता है बेटा। पेटेंट्स भी हमारे पास इंटेंजिबल होती हैं, लेकिन पेटेंट्स ऐसा नहीं होता। पेटेंट्स आप सेल ऑफ कर सकते हो, है ना। कुछ और भी इन्वेस्टमेंट है, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, दीज आर दी थिंग्स जो आप सेल आउट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन मेंशन करेगा तो ही आपको ऐसा करना है। क्लियर? ठीक है सर। चलो जी, अब इसके अलावा और क्या आएगा सर? बेटा इसके अलावा आपको रिकॉर्ड करना है यहाँ पे परचेज ऑफ किसी भी तरीके की कोई भी लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट अगर हमारे बिजनेस में है और उसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है नेगेटिव, तो उसे भी आप क्या करोगे बच्चों, उसे भी आप डिफरेंस को चेक कर लेना। इंक्रीज कर रहा है तो आप उसे नेगेटिव डालोगे। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। उसी तरीके से अगर ये इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करेगी तो परचेज, और डिक्रीज करेगी तो क्या लिखोगे आप, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सिचुएशंस में आपको दे रहा हूं, ठीक है।
आपको यहाँ से डाटा गिवन चेकआउट करना है। यहाँ पे बैलेंस शीट में होना चाहिए आपके पास। जैसे यहाँ पे आपको लिख के दे दिया इसने कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसका एक और नाम होता है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, लेट सपोज यहाँ दे रखी है मेरे को 7 लाख रुपीस की, और अभी हो गई मेरे पास यहाँ पे 8 लाख रुपीस की। तो जो डिफरेंस है 1 लाख रुपए इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कैसे करती है कोई भी इन्वेस्टमेंट? जब आप उसे खरीदते हो। तो ये सिचुएशन कौन सी बनती है बेटा? परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जो भी डिफरेंस है 1 लाख रुपीस का, वो यहाँ डाल देना परचेज के नाम से, खत्म। और अगर ये डिक्रीज करती है, लेट सपोज ये डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीज कैसे करेगी बेटा? डिक्रीज करेगी यहाँ से 6 लाख रुपए, तो डिक्रीज कर गई मेरी। अब डिक्रीज की मतलब 1 लाख रुपए कम हो गई, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसे हम वैल्यू को प्लस कर लेंगे, बिकॉज कैश फ्लो रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, जो पैसा आया या गया, हमें प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? ठीक है सर। अब ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा और क्या आएगा बेटा? इसके अलावा आपके पास रिकॉर्ड करोगे आप क्या? किसी भी तरीके की इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने मार्केट में ये पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? बेसिकली हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करते हैं? फॉर द रिटर्न्स। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करके रख लिए, लाइक मेरे पास अभी कुछ कंपनीज के शेयर्स अवेलेबल हैं, IRFC के शेयर्स मेरे पास अवेलेबल है, इरकॉन के हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के, टाटा इंडस्ट्रीज के हैं। इन कंपनीज के शेयर्स अगर मैंने परचेज किए हुए हैं, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा डिविडेंड, ठीक है। लेकिन अगर मैंने किसी को लोन दे दिया, तो लोन के ऊपर मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये दोनों रिसीव हो रहे हैं मेरे को, रिसीव वाला पार्ट यहां रिकॉर्ड करोगे आप, ओके। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अगर रिसीव हुआ, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा, उसे आप यहां रिकॉर्ड कर लेना, ओके। अच्छा, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज कर ली आउट ऑफ योर सरप्लस फंड्स, तो वहां से क्या मिलता है बेटा? सर वहां से रेंट मिलता है ना। तो रेंट इज योर इनकम, है ना। तो रेंट आपके लिए इनकम हो जाता है, तो वो इनकम भी आप यहीं रिकॉर्ड कर दोगे। रेंट रिसीव्ड अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है, जैसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में, आज की क्लास में तो हम केवल बेसिक्स की बात कर रहे हैं, ओके। तो ये हमारा सिनेरियो बन जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई और चीज देखने को नहीं मिलने वाली, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लोगे कि हाँ कुछ और भी आने वाला है, नहीं मिलेगा। यहाँ पे केवल और केवल क्या आता है? परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे होने वाली इनकम अगर मुझे बाहर से रिसीव हो रही है, तो वो भी मेरी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है, चाहे वो इंटरेस्ट और डिविडेंड के फॉर्म में हो या फिर रेंट के फॉर्म में हो। प्रॉपर्टी परचेज करके डाल दी मैंने किराए पे, तो वहां का रेंट मुझे मिल जाएगा, ओके। तो दीज आर द आइटम्स, एंड आफ्टर दैट इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो यहां पे क्या लिखोगे आप? कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर? तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। बट जैसा मैंने यहां पे डिफरेंसेस दिखाए मैंने क्या बोला बेटा? ऐसे डिफरेंसेस अगर आपको गिवन है, बट ये डिफरेंसेस किस सिचुएशन में है? नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो आप ऐसे डिफरेंसेस यूज कर सकते हो, है ना। लाइक मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बोला बेटा ये आपको बैलेंस शीट गिवन है, अब बैलेंस शीट के साथ नीचे किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है ना बच्चों, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंक्रीज एंड डिक्रीज, कि भाई ये इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो रहा है, इसमें डैप लग रहा है, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, किसी भी तरीके की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर गिवन नहीं है, देन ओनली यू कैन टेक दिस डिफरेंस एज अ परचेज एंड सेल। अब यहां पर हमारे पास दो केस निकल के आते हैं कि अगर आपको इसके साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट्स में डाटा दे देता है। एडजस्टमेंट्स में डाटा कैसे देगा आपको? हो सकता है एडजस्टमेंट में 3 इंफॉर्मेशन में से अगर एक भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो आपको क्या करना है, ओके। तो चलो मैं आपको वो भी समझा देता हूं अभी। तो जरा चेक करते हैं किस तरीके की एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती हैं। क्लियर? फिर हम इसके ऊपर कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर मिलेगा इसके ऊपर, वो आपको मिलेगा इसी के ऊपर, कि जब आपको इंफॉर्मेशन गिवन हो तो क्वेश्चंस के अंदर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हम क्वेश्चंस के साथ वो सारी चीजें देखेंगे, ओके। चलो जी, तो यहां पे देखते हैं केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में क्या होगा? व्हेन accumulated depreciation balances are not given in adjustment इन बैलेंस शीट, सॉरी बैलेंस शीट लिखेंगे इसके अंदर। आपको बैलेंस शीट के अंदर किसी भी तरीके का कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसका बच्चों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का गिवन नहीं है। मतलब क्या हुआ सर इसका? बेटा अगर ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं है, क्योंकि मशीनरी को लिखने का ना, किसी भी तरीके के फिक्स एसेट्स को लिखने के 2 ऑप्शंस होते हैं। कैसे बता देता हूं मैं आपको, कैसे कैसे ऑप्शंस हो सकते हैं। देखो बच्चों,
एक ऑप्शन हमारे पास होता है ये वाला, है ना, ये केवल समझने के लिए है आपके लिए। तो ये ऑप्शन ऐसे हो सकता है, लाइक मैंने आपको बोल दिया कि भाई मेरे को नॉन करंट एसेट्स के अंदर मिलेगा आपको सारा डाटा। नॉन करंट एसेट्स में आपको डाटा दिया हुआ बेटा मशीनरी का। तो मशीनरी मेरे पास कितनी थी, 10 लाख और 12 लाख रुपए की है। सिंपल, इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन है मुझे और कुछ गिवन नहीं है। और नीचे एडजस्टमेंट्स में मुझे कुछ डाटा दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट्स के अंदर? अब ये जो डाटा दिया होता है ये हमेशा होता है कौन सा वाला, नेट वाला। नेट का बेसिकली मतलब क्या होता है बेटा, नेट का मतलब होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या रिकॉर्ड करता है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर मशीन। मतलब इन मशीन्स पे डेप्रिसिएशन खरीदने से लेके आज तक का सारा डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ये आपने 11th क्लास में टॉपिक पढ़ा था। एंड अनदर नेम ऑफ दिस अकाउंट, मतलब इस अकाउंट का एक दूसरा नाम भी होता है हमारे पास। क्या नाम होता है, ये 11th क्लास में भी आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा अच्छे से। इसका नाम होता है बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये आपने 11th क्लास में इस नाम से पढ़ा हुआ है। क्लियर? तो बेटा एडजस्टमेंट्स में क्या, अब अगर ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक और प्रेजेंटेशन। तो ये हो गया मेरा प्रेजेंटेशन इस अकाउंट के बिना, मतलब ये आपको गिवन नहीं है पूरी बैलेंस शीट में। अब दूसरा तरीका क्या है प्रेजेंटेशन का, दूसरा ऑप्शन ये हो गया पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर के बैलेंसेस आपको कुछ इस तरीके का डाटा बैलेंस कुछ बैलेंस शीट मिलेगी आपको क्वेश्चंस के अंदर, है ना। अभी देख ही रहे थे हम लोग कुछ क्वेश्चंस में। तो यहाँ क्या लिखा हो सकता है, यहाँ दोबारा से ले लेते हैं नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में बच्चों क्या मिलेगा, नॉन करंट एसेट्स में बेटा यहाँ मिलता है मशीनरी दोबारा से। तो ये आपको मिल गया मशीनरी। ओके, अब मशीनरी में जो डाटा लिख के देगा ना, ब्रैकेट में कॉस्ट देगा लिख के। अब लेट सपोज भाई ये मेरी कॉस्ट है 15 लाख रुपए की, और ये है बच्चों मेरा कितना, या लेट सपोज ये ले लेते हैं भाई 17 लाख रुपए। ओके, कुछ भी ले लो बेटा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, हम 19 लाख रुपए ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, अब यहाँ पे माइनस करके वो आपको दे देगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना वैल्यू हो गया डेप्रिसिएशन का, 5 लाख रुपए। और ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 7 लाख रुपए। तो अभी जो बैलेंस आएगा मेरा वो क्या निकल के आता है, वो आता है नेट। तो नेट बैलेंस कितना आता है बेटा, 10 लाख और 12 लाख। तो दिस इज अ सेपरेट प्रेजेंटेशन। डाटा सेम है मेरा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस फर्क क्या आ गया बेटा, फर्क आया केवल इस अकाउंट का। तो ये एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मुझे दे रखी है क्वेश्चन ने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। अगर इस तरीके का प्रेजेंटेशन है बैलेंस शीट के अंदर, तो आपको क्या करना है, अभी हम वो वाला केस करेंगे, फिर हम करेंगे इस वाले केस के बारे में कि अगर इस तरीके की प्रेजेंटेशन गिवन है, एक्यूमुलेटेड का बैलेंस क्वेश्चन के साथ गिवन किया हुआ है, मशीनरी अकाउंट में से माइनस करके दिया हुआ है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट में भी देखने को मिल सकती है, और हो सकता है इस पूरे पार्ट को वो नोट्स टू अकाउंट्स में नीचे आपको गिवन करके दे देगा, जैसा भी देगा बट देगा जरूर। तो हम इस वाले के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ओके, कि अगर इस तरीके की प्रेजेंटेशन है जहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस इस अकाउंट के गिवन नहीं है, व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंसेस आर नॉट गिवन इन बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर इसके बैलेंसेस गिवन नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट है हमारा। क्लियर? तो क्या करना है, देखो अगर इस तरीके की सिचुएशन आपको दे रखी है तो आपको क्या क्या चीजें मेंटेन करनी है, कैसे कैसे करना है, सेकंड पार्ट हम बाद में देखते हैं। अभी देखो बच्चों, हम इसको साथ में लेके चलते हैं। अब मैं ना आपको एक और चीज लिखवाने वाला हूं यहां पर, एक और लिख लो आप छोटा सा पार्ट इसमें, विद सेल परचेज एंड डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। मतलब आपको ये बैलेंसेस गिवन नहीं है, बाकी सारे बैलेंसेस गिवन है, मतलब ये गिवन है आपको, और उसके साथ साथ एक एडजस्टमेंट भी गिवन होनी चाहिए किसकी, सेल परचेज या फिर डेप्रिसिएशन की, जो कि इस एसेट्स के ऊपर होगा, मतलब फिक्स एसेट्स के ऊपर होगा, सिंपल। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियोज आपको क्या करना है, तो चलो एक एडजस्टमेंट भी ले लेते हैं बेटा। तो एडजस्टमेंट में क्या आने वाला है मेरे पास, एडजस्टमेंट में यहां लिख लेते हैं हम लोग, छोटा सा एडजस्टमेंट है एक आपके पास, एडजस्टमेंट नंबर 1 कि भाई क्वेश्चन ने बोला हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 1 लाख। ठीक है, हमने 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 70,000। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 30,000, आगे सोल्ड एट रुपीज 25,000।
ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इसका मतलब आपको दो इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जहां पर मशीनरी के ऊपर ही एक इन्फॉर्मेशन है मेरे किस चीज की बेटा, कि डेप्रिसिएशन लगेगा आपका। दूसरी इन्फॉर्मेशन की मैंने कुछ मशीनरी सेल आउट कर दी है। अब इन दिस सिनेरियो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा अकाउंट बना के दिखाना है। तो क्या करोगे आप, अब इस सॉल्यूशंस में आप क्या करोगे, सबसे पहले अकाउंट बनाओगे। तो अकाउंट किसका बनाना है आपको, मशीनरी का अकाउंट बनाना है, क्योंकि वही आपको गिवन है। अब इसका जो अकाउंट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, बिल्कुल सिंपल वही जैसा हमने 11th क्लास में सीखा था इन चैप्टर डेप्रिशिएशन। ओके, तो ये हमारा अकाउंट बना देंगे कुछ इस तरीके से। बस फर्क क्या है बेटा, डेट वगैरह कॉलम यहाँ बनाने की जरूरत नहीं होती। रीजन बीइंग क्योंकि ये सारा डाटा आप बना रहे हो किस डेट पे बेटा, साल के आखिरी में, मतलब क्लोजिंग डेट के ऊपर। तो डेट की मेरे को ज्यादा रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं। ओके, अब इस पूरे चार्ट को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखो बच्चों, सबसे आसान तरीका क्या है कि आप यहाँ लिखो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ लिख दो बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास। अब इस पूरे पार्ट में ये साइज है आपका, ये कितना रहने वाला है सर, ये बेटा ये रहेगा 6 लाइन का। ठीक है, इवन यू कैन यूज दिस ऑल्सो, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा जो साइज रहेगा ये रहेगा कितने लाइंस का, 6 लाइन का। इससे ज्यादा आपको लाइन रिक्वायरमेंट यहां होगी ही नहीं, आपको कवर हो जाएगा आराम से। तो 6 लाइन आप कंप्लीटली यूज कर सकते हो। तो पूरे के लिए कितनी लाइन रहने वाली है बेटा, यहां से 7 लाइंस। आप 6 to 7 लाइन आराम से कवर अप करो, आपका पूरा अकाउंट फ्रेम हो जाएगा बिल्कुल प्यार से। क्या करना है अब आपको, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस मैंने फ्रेम कर दिए। अब इनमें लिखना क्या है बेटा, इनमें आपको लिखना है अपने पास क्या, कि भाई कितने रुपए का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस है हमारे पास। तो सर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये मेरा ओपनिंग हो गया सर, ये मेरा हो गया क्लोजिंग। कितना हो गया बेटा, ये हो गया 10 लाख रुपए ओपनिंग। एंड व्हाट अबाउट द क्लोजिंग, क्लोजिंग सर हो गया हमारे पास 12 लाख रुपए का। ओके, अब आपको बस ये इंफॉर्मेशंस इस अकाउंट में प्लेस करनी है एज इट इज, जहां प्लेस होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपए। मुझे बताओ जरा, डेप्रिसिएशन अगर मैं चार्ज करूंगा तो मशीन की वैल्यू बढ़ेगी या कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा, कम हो जाती है। तो मशीन की वैल्यू कम होती है तो वो इस तरफ लिखोगे। आप किस अकाउंट के नाम को यूज करोगे, यहां पे आप स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितना बेटा सर 1 लाख रुपए, परफेक्ट। तो ये हो गया 1 लाख रुपए का। अब इस वाले पार्ट में मशीन को सेल किया गया, तो कितने में सेल किया गया है, इसके लिए आप हमेशा छोटा सा चार्ट यूज करोगे। कितने रुपए की बेटा कॉस्ट थी इसकी, सर कॉस्ट है 70,000 रुपए की। और बेटा उस पर डैप कितना लग चुका है, सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज हो चुका है उस मशीन पे कितना, 30,000 का। तो सर उसके बाद हमारी वैल्यू बचती है कितनी बेटा इसकी, सर ये बचती है कितनी, बुक वैल्यू बोलते हैं इसे हम, मतलब हमारे हिसाब से आज की डेट में जिस डेट को आप मशीनरी सेल कर रहे हो उस डेट पे इसकी वैल्यू कितनी है सर, 40,000 रुपए। परफेक्ट। कितने में सेल किया आपने, सर हमने इसे सेल किया 25,000 में। तो बेटा 25,000 में अगर आपने सेल किया है तो सेल वैल्यू ये हमारे पास हो जाती है। तो एज ऑफ दैट कि हमारे 15,000 रुपए का क्या हो गया बेटा, लॉस। अब इस पूरे चार्ट में ये मेरा काम का है एंड द सेल वैल्यू मेरे काम की है बस। सर व्हाट अबाउट डेप्रिसिएशन, नहीं। क्यों काम का डेप्रिसिएशन नहीं है, बिकॉज ये जो वैल्यूज दे रखी है ना क्वेश्चन में, ये ऑलरेडी कौन सी है, नेट आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब ये ऑलरेडी बुक वैल्यूज ही मुझे गिवन है। और जो मशीन सेल की है वो इस वैल्यू का पार्ट है मेरा, एक छोटा सा है ना। तो मुझे डेप्रिसिएशन दोबारा से माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस हो चुका है। हमें किसी तरीके से इस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करना है। क्लियर, ठीक है सर। तो क्या क्या रिकॉर्ड करोगे आप, सेल वैल्यू। बेटा सेल वैल्यू यहां रिकॉर्ड करते हैं हम, तो क्या लिखोगे आप, बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपए की है सेल वैल्यू, तो ब्रैकेट में दिखा दोगे आप, सेल कितने की सेल हुई बेटा, यहाँ 25,000 रुपए की सर। उसके बाद नेक्स्ट कितने रुपए का लॉस हुआ आपको, तो लॉस भी दिखाओगे आप स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से, ब्रैकेट में दिखा देना क्या हुआ था, लॉस हुआ था सर 15,000 रुपए का। ठीक है, देखो बच्चों आपने इसे भी रिकॉर्ड कर दिया, इसे भी रिकॉर्ड कर दिया, हो गया हमारा काम। अब क्या करना है, इसे बैलेंस कर दो, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको कोई नहीं सोचना कि क्या करना है क्या नहीं करना, जस्ट बैलेंस इट आउट। तो जैसे आप इसे बैलेंस करोगे, मेन बैलेंसिंग फिगर विच विल बी 13,40,000 रुपीज की मेरी ये वैल्यू आती है, ये भी मेरी आएगी 13,40,000 रुपीज की वैल्यू। एंड हमें पता लगा क्या, कि इतनी वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारा डिफरेंस आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। तो अगर मशीनरी का बैलेंस इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, सर इसका मतलब होता है परचेज के, खरीदा, मशीन बढ़ रही है। तो मशीन बढ़ने का रीजन क्या होता है बेटा, सेम यहां लिखोगे बैंक अकाउंट, तो ये हम क्या डाल देंगे बेटा, परचेजेस। हो गया हमारा काम, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। तो आपको क्या करना है बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर होगी हमारे लिए। ओके, तो क्या करना है, अकाउंट बनाओ, ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांसफर करो, दैट्स इट। और आपके काम की चीज क्या है, वाइल प्रिपेयरिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये भी मैं आपको लिखवा देता हूं। तो बच्चों इस पूरे अकाउंट में से काम क्या है, तो जब आप अकाउंट बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि उस अकाउंट में आपके काम का क्या होता है। ठीक है, मैं वो भी आपको मेंशन करवा देता हूँ कहीं ना कहीं। आपको वैसे नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पे आप अगर जाओगे ना तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना।
इसमें से ओपनिंग एंड क्लोजिंग अकाउंट किसी भी काम का नहीं होता अगर आपने अकाउंट बनाया है तो। क्लियर? व्हाट अबाउट दिस? ये क्या है मेरा? ये परचेज हो रहा है मशीन, तो अभी हमने लिखा कि परचेज ऑफ मशीन इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। कैश पे क्या फर्क पड़ा? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में आ गया। और ये क्या है बेटा मेरा? सर ये डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन तो अभी हम सीख के आए हैं सर, ऑपरेटिंग में आता है। क्या करते हैं बेटा? प्लस करते हैं। ये क्या है बेटा? सेल वैल्यू, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल रिकॉर्ड करते हैं, ये भी हमने अभी सीखा है जस्ट। उसके बाद ये क्या है बेटा? लॉस ऑन सेल, ये भी आपको याद होगा कि हमने ऑपरेटिंग में सीखा था। ऑपरेटिंग में क्या करेंगे? इसे प्लस कर देंगे। तो बस हो गया हमारा काम। जब सारा अकाउंट हम एक साथ बनाएंगे तब हमारे काम का आएगा। अभी एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं इस पूरे चार्ट में हमारे काम का क्या है? केवल इन्वेस्टिंग वाला। तो ये उठा लेते हैं और ये वाली वैल्यूज बीच वाली जिसमें क्या लिखा है? बैंक वैल्यू, जो बैंक वाली वैल्यूज है सेल एंड परचेजेस वो उठा लो बस और यहाँ फ्रेम कर दो। तो अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को, अगर मैं इसे क्वेश्चन मान लेता हूं भाई ये मेरा क्वेश्चन गिवन है, तो इस क्वेश्चन में से हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सर कितनी आने वाली है? तो बता देता हूं मैं आपको कितनी आने वाली है, जस्ट रब इट आउट। हम इसे चेक कर लेते हैं कि कितनी आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्वेश्चन अगर बनता है आपका तो कितना वैल्यू आपको बनेगा। ओके, तो ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या वैल्यू बनने वाली है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? परचेज ऑफ मशीनरी। आपने कितने रुपए की मशीन खरीदी? सर ये वाली वैल्यू 3,40,000 रुपीज़ की हमने मशीन परचेज की है। तो ये नेगेटिव डाल देंगे हम लोग, माइनस एंड प्लस क्या करोगे आप यहाँ पे? सेल ऑफ मशीनरी। तो हमने सेल कितने की मशीन की है बेटा? सेल आपने यहाँ पे 25,000 रुपये की है, तो ये 25,000 रुपये की सेल हो गई हमारे पास। दैट्स इट। और हमारे पास कुछ है ही नहीं इस अकाउंट के अंदर, तो बैलेंस करेंगे 3,15,000 रुपये नेगेटिव बैलेंस। आप इसे क्या लिखोगे बेटा? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हो गया हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट खत्म। दिस इज द केस नंबर 1 व्हेन एक्यूमुलेटेड का बैलेंस गिवन नहीं होगा। मशीनरी का जो बैलेंस है नेट गिवन होना चाहिए आपको, या मशीनरी ही गिवन होगा, जरूरी नहीं नेट लिखा हो, बट मतलब इसका ये होता है कि उसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो रखा है, तब आपको ये एक सिंगल अकाउंट बनाना है और आपका काम खत्म। आई होप ये आपको क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हमने एक एग्जांपल के साथ फ्रेम करके देख भी लिया कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है। अब हम चलते हैं इसके अगले केस के ऊपर, तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम चलेंगे अपने केस नंबर 2 की तरफ, जहां पर व्हेन एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट में आपको मिलेंगे। तब हम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। ओके, जस्ट राइट इट डाउन। ओके, तो आई गेस आप लोगों ने नोट किया होगा। नेक्स्ट जो कि हमारे पास केस है जो हमने डिस्कस किया था, जहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होंगे बैलेंस शीट में। तो वो केस के ऊपर मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ आप लोगों के लिए। क्या लिखा हुआ है? व्हेन accumulated depreciation balances are given in balance sheet। ओके, आगे क्या लिखा है? विद एडजस्टमेंट ऑफ। अब एडजस्टमेंट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स नहीं होगी तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा बदल जाता है, वो और आसान हो जाता है। तो अब क्या करना है आपको? साफ साफ लिखा हुआ है कि एडजस्टमेंट होनी चाहिए किसकी? सेल, परचेज या फिर डेप्रिसिएशन की, है ना, कोई भी एडजस्टमेंट हो सकती है। अब इस पूरे क्वेश्चन में क्या हुआ है, ये वाली वैल्यूज मैंने एक्जैक्टली सेम उठाई हैं आपके लिए, पुराने वाले जो हमने क्वेश्चन फ्रेम किया था। नीचे मैंने एक एडजस्टमेंट आपको दे दी सिंपल सी। क्या लिखा हुआ है कि भाई मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 70,000, ये वही एडजस्टमेंट है बिल्कुल सेम। 30,000 का डेप लग चुका है, 25,000 में मैंने इसे क्या किया बेटा? यहाँ पे मैंने इसे सेल कर दिया। ओके, तो क्या करना है सॉल्यूशंस में आपको? सॉल्यूशन के लिए आपको यहाँ पे सिंपल यूज करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर वगैरह नॉर्मल बना के छोड़ दोगे आप। अब इसके बाद हम चलेंगे सीधा कहाँ पे बेटा? वर्किंग नोट्स के ऊपर। तो बेटा वर्किंग नोट्स में क्या करोगे आप? वर्किंग नोट्स में बेटा आपको इस बार 2 बैलेंसेस गिवन है, मशीनरी का भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड का भी गिवन है। तो आपको दोनों का अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना। तो दोनों का अकाउंट बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो सर अकाउंट कैसे बनाएंगे बेटा? अकाउंट बनाना बड़ा सिंपल सा पार्ट है, जैसा पिछली बार बनाया था सेम वैसा ही आपको बनाना है। जो जो इन्फॉर्मेशंस गिवन है वो सारी इन्फॉर्मेशंस को प्लेस करो और अपना काम खत्म। तो दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा सर? बेटा जिसका बैलेंसेस गिवन है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ही मुझे बैलेंसेस गिवन है, तो वो भी हम बना लेते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे हम लोग? देखो कैसे करोगे आप? सिंपल सा पार्ट यही करना है आपको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पर्टिकुलर एंड रुपीज। डन। अब इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद वही ओपनिंग क्लोजिंग आपको ऑलरेडी गिवन है, दोनों बैलेंसेस के दोनों को उठाओ और इनकी जगह पे प्लेस कर दो। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बैलेंस कैरिड डाउन। बट एक चीज का छोटा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमारे पास है वो यहां से स्टार्ट होगा, ना कि आपका दूसरी साइड से। ओके, तो ये हम यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अच्छा, कितनी लाइंस आप यहाँ पे यूज़ करोगे? तो बेटा यहाँ पे आप लाइंस यूज़ करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी कितनी लाइन यूज़ होने वाली है बेटा? 6 लाइंस। एंड यहाँ पे भी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लाइन यूज़ होने वाली है? 4 लाइंस। दैट्स इट। 6 और 4
में आपका पूरा अकाउंट दोनों के दोनों आराम से कवर हो जाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? तो बेटा नेक्स्ट स्टेप आपके पास होना चाहिए कि आपको क्या रिकॉर्ड करना है। जो डाटा गिवन है ना बस वही रिकॉर्ड करते रहो, सारे रिकॉर्ड कर दो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बस। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? मुझे गिवन है इन दोनों के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, तो रिकॉर्ड कर देते हैं। तो बेटा मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? 15 और 19। तो डायरेक्टली उठाओ रिकॉर्ड कर दो। तो बेटा ये मुझे गिवन है 15 लाख रुपए और ये गिवन है मुझे कितना बेटा? 19 लाख रुपए। एंड ये कितना गिवन है बेटा? ये गिवन है 5 और ये गिवन है 7। तो ये मेरे को हो गया कितना? 5 लाख रुपए और ये क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख रुपए का। क्लियर? ठीक है सर। अब अगला स्टेप है ये जो एडजस्टमेंट्स मुझे गिवन है ना इसको उठा के अकाउंट में फ्रेम करना। कैसे फ्रेम करोगे? तो जरा चेक करो इसमें गिवन क्या क्या है। देखो पिछले बार की तरह चार्ट बना लेते हैं प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। तो कॉस्ट कितनी है सर हमारी? बेटा कॉस्ट है हमारे पास 70,000 रुपए की, है ना। इस पर कितने रुपए का डैप लग चुका है? सर डैप लग चुका है 30,000 रुपए का। कितनी वैल्यू बचती है? सेम वैल्यू है वही वाली पुरानी वाली। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? बुक वैल्यू। कितने में सेल किया सर हमने इसे? बेटा सेल आपने किया यहाँ पे 25,000 रुपए में, विच मीन्स कि आपका भाई नुकसान हो गया 15,000 रुपए का, जैसा पिछली बार हमने चेकआउट किया था। क्लियर? तो ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने प्रॉफिट लॉस निकाल लिया। नाउ अब इसमें काम का क्या क्या है? देखो सबसे पहली चीज तो मुझे ये मेरे काम की है 30 और ये 25 और ये 15। अब पिछली बार तो सर आपने रिकॉर्ड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? बिकॉज पिछली बार जो ये अकाउंट गिवन था ये मेरे को गिवन था नेट वैल्यूज पे, बट इस बार मुझे क्या गिवन है बेटा? ये कॉस्ट पे गिवन है। तो पहले मुझे जो मशीनरी बेची जा रही है उसकी वैल्यू को डेप्रिसिएशन माइनस करके करंट डेट पे लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे आप? अब जो मशीन बेची गई है वो इस मशीन में इंक्लूड होगी, 15 लाख की मशीन, बिकॉज बेचने के लिए होनी तो चाहिए ना। ये 70,000 की मशीन इस मशीन में इंक्लूड है। तो मुझे क्या करना है? मुझे इस मशीन की वैल्यू को कम करना है ताकि वो बुक वैल्यू पे आ सके, है ना। तो जैसे मैंने इस अमाउंट को रिकॉर्ड किया, कितना? 30,000 रुपए मैंने यहां रिकॉर्ड कर दिया। तो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि भाई जो डेप्रिसिएशन की जो मशीन की वैल्यू है वो कम होकर कहां पे आ जाती है? 70,000 पे। वो 40,000 पे आ जाएगी मेरी वैल्यू। अब आप इसे सेल कर सकते हो। सेल कितने में किया बेटा? 25,000 में सेल कर दिया। तो सेल वैल्यू सर कहां आती है? सेल वैल्यू बेटा यहां आती है। तो यहां क्या लिखोगे आप सेल वैल्यू के लिए? बैंक अकाउंट। तो ये आ गई मेरी सेल। कितने की सेल हुई बेटा? यहाँ पे 25,000 रुपए की सेल हुई। एंड यू हैव जनरेटेड अ लॉस ऑन दिस सेल। तो ये सेल भी आप रिकॉर्ड कर लो। तो लॉस, अब लॉस किस नाम से रिकॉर्ड करोगे? P&L अकाउंट के नाम से लॉस हो गया मेरा। कितने रुपए का लॉस हुआ सर? बेटा 15,000 रुपए का आपको लॉस हो गया। दैट्स इट। अब इस पूरे पार्ट में देखो हमें लेजर पोस्टिंग सिखाई थी। तो लेजर पोस्टिंग में क्या बताया था कि कोई वैल्यू अगर किसी अकाउंट में डेबिट हुई है या क्रेडिट हुई है तो वही सेम वैल्यू उसके रेसिप्रोकल अकाउंट में, दूसरे अकाउंट के अंदर अपोजिट साइड पे जानी चाहिए ना। जैसे ये क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड। तो ये सेम वैल्यू इस अकाउंट में इधर आनी चाहिए डेबिट साइड पे, है ना। तो ये कितना आ जाएगी? ये पूरी वैल्यू उठा के आप यहां ट्रांसफर कर दो। कितना? 30,000 रुपए। किस नाम से? जिस अकाउंट से आ रही है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? मशीनरी अकाउंट। हो गया हमारा काम। दैट्स इट। इतना ही काम करना है। इतना काम करने के बाद इन दोनों अकाउंट्स को बैलेंस कर दो। इन दोनों का कोई काम नहीं बचा अब। तो बैलेंस करेंगे तो बैलेंस क्या बचा? ये बचेगा सर 19,70,000 रुपए। तो यहां भी आना चाहिए मेरा 19,70,000 रुपए की वैल्यू। ठीक है। अब ये कितना बचने वाला है सर? ये आ जाएगा मेरे पास 4,70,000 रुपए का। सो इट शुड बी अ परचेजेस। तो यहां क्या लिखोगे आप? बाय बैंक अकाउंट। और ये हमारा परचेजेस हो गया। क्लियर? अब इसमें क्या करेंगे सर? बेटा इस अकाउंट को बैलेंस कर लो। इस अकाउंट को अगर आप बैलेंस करोगे तो ये कितना आ रहा है? 7,30,000 रुपए। तो ये भी आना चाहिए मेरा 7,30,000 रुपए। तो बैलेंस कितना बचता है बेटा यहाँ पे? 2,30,000 रुपए का। तो ये किस नाम से आएगा? दिस इज अ डेप्रिसिएशन बैलेंस। तो ये जो करंट ईयर का डैप हम रिकॉर्ड करते हैं ना बेटा, ये वही वाला डेप्रिसिएशन है जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड होगा। क्लियर? अब बात करते हैं कि इसमें से अकाउंट जब आप बनाओगे तो हमारे काम की वैल्यूज कौन कौन सी हैं सर? बताते हैं अभी। इन दोनों में से काम की वैल्यूज अब चेकआउट करते हो। पहले मैं उनको मार्क कर देता हूं आपके लिए। देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसी काम का नहीं होता, चाहे वो किसी भी अकाउंट का हो। अगर आपने अकाउंट बनाया है तो ये ध्यान रखना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसी काम का नहीं होता। दूसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड ओनली बैंक एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L वैल्यूज। ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, ये जो अकाउंट ट्रांसफर है ये वाला, देखो ना इसमें बैंक है और ना कैश है, ना इसमें बैंक आपका बैंक भी नहीं है, कैश भी नहीं, और स्टेटमेंट ऑफ P&L भी नहीं है। तो ये भी किसी काम का नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों अकाउंट ट्रांसफर है मेरे पास। ये वैल्यू यहां से ट्रांसफर हुई है जो कि ना बैंक को इफेक्ट करती है, तो ना पैसा आया ना गया, ना ही मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करती है, बिकॉज उसके अंदर क्या लिखा होना चाहिए था?
स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो वो भी किसी काम का नहीं है ये दोनों। ओके, अब चलते हैं बाकी काम का क्या है सर, देखते हैं। तो बेटा ये क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी, तो ये कहाँ जाती है सर, ये जाती है बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेगेटिव। ओके, अब इस तरफ से ये क्या है बेटा, बैंक है, तो बैंक कहाँ जाएगा बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करोगे आप, इसे प्लस कर देना। अच्छा, प्लस के साथ ब्रैकेट नहीं लगाओ आप, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू से ब्रैकेट लगता है। और ये क्या है बेटा, ये लॉस है मेरा, लॉस कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही प्लस होगा। हमने जो क्वेश्चंस किए थे लास्ट लेक्चर में उसके अंदर आपने देखा था। उसके बाद ये क्या है मेरा, सर यही तो मेरा डेप्रिसिएशन है, इस अकाउंट में से केवल यही वैल्यू काम की होती है, दैट इज अ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में ये वो डेप्रिसिएशन है जो हमने रिकॉर्ड किया है मशीन्स के ऊपर। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो एक्चुअली में प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट किया होगा, जिसे हमने माइनस किया था करंट ईयर में, वो ये वाला डेप्रिसिएशन है, ना कि ये वाला। तो हमेशा ध्यान रखना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस अगर गिवन है आपको, और ये बैलेंसेस अगर गिवन है एक्यूमुलेटेड, ये किसी काम का नहीं है, बिकॉज ये पूरी मशीन्स का थोड़ी। हम जब अकाउंट बनाते हैं तो कौन सा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, जो करंट ईयर में चार्ज किया गया हो। दिस इज अ डेप्रिसिएशन जो कि एक मशीन का डेप्रिसिएशन है। हमारे पास एक मशीन थोड़ी है बेटा, हमारे पास 15 लाख और 19 लाख की मशीन अवेलेबल है। क्लोजिंग में 19 लाख की मशीन है, जिसमें से 70,000 की बेच दी मैंने बस। अब हमारे लिए डेप्रिसिएशन काम का कौन सा है, टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कौन सा है, ये वाला टोटल डेप्रिसिएशन है, ना कि ये 30,000 रुपये टोटल डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है, इस अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करोगे आप, सर इस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग अपने पास वो वैल्यू जो हमारे काम की है, दैट इज इन्वेस्टिंग वाली, केवल ये और ये वाली वैल्यू। सो इन दोनों को उठाओ और यहाँ प्लेस कर दो। तो ये कितना आने वाला है, 4,70,000 रुपये नेगेटिव, बिकॉज आपने परचेज किया है। और ये क्या आने वाला है बेटा, ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ क्या करोगे आप, माइनस परचेज ऑफ मशीनरी प्लस सेल ऑफ मशीनरी, हो गया हमारा काम। अब बैलेंस कितना आने वाला है बेटा, यहाँ पे ये आने वाला है 4,45,000 रुपये नेगेटिव। क्या लिखोगे इसे आप, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आई होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि हमने क्वेश्चंस भी यहाँ पे फ्रेम किया, उसके साथ सीखा है कि एग्जैक्टली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको कैसे डिज़ाइन करनी है। अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अगले लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे टी एस अग्रवाल बुक से, या फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको डाउट लग रहा हो, आपके टीचर्स ने दिया हो, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ डाल सकते हो, हम उसे भी उठा सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि टी एस अग्रवाल की बुक से होने वाले हैं, तो रेडी रहिएगा उन क्वेश्चंस के साथ। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।